नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्ग आईसीएस पर। और हम आगामी जो एग्ज़ाम हमारे आएंगे करंट अफेयर देख रहे थे, उसी की कड़ी में या उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आगे की चीज़ें देखते हैं। दो तीन टॉपिक जैसा हम देख रहे हैं और जैसा हमने एक सीरीज की शुरुआत करी है कि अब हम क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ करंट में रहा करेगी उसे उठा के उसका ट्रेडिशन भी हम अटैच किया करेंगे, और उससे भी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको उपलब्ध हो जाए और वहीं पर आपकी चीज़ें कंबाइंड हो जाए। एक बात। दूसरी बात, यदि कोई स्टूडेंट या फिर साथी अ, हमारे इसे चैनल को फॉलो कर रहा है और उसे पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ जरूर चाहिए उसके बाद पढ़ने के लिए या नोट डाउन करने के लिए। वैसे तो आप अपने नोट्स मेकिंग का जो कार्य है वो कर ही रहे होंगे, बट उसके भी अलग अगर आपको हो तो ये चीज़ आप यहाँ से, आप ये नंबर मेरा है, आई थिंक दिख रहा होगा, ये नंबर मेरा है, या दोनों नंबर से कोई से पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप के लिए मैं वहाँ पर जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा, और साथ ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी वहाँ पर आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में तो फिर वो पब्लिकली नंबर हो जाएगा, तो आप बेसिकली ये है कि आप पर्सनल नंबर पे मेरे इस पे मैसेज कर दीजिए, और वहाँ से फिर हम चीज़ों को देख लेंगे और आगे की चीज़ें तय कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखते हैं कि सरकार ने क्या कहा कि तीलू रोतेली पुरस्कार के लिए 39 आवेदन राज्य स्तरीय कमेटी करेगी, 13 का चयन। ठीक है, यानी कितने मिलेंगे? 13 मिलेंगे। ठीक है, 13 लोगों को तीलू रोतेली पुरस्कार मिलना है। और तेलू रोतेली है क्या बेसिकली, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, और इसे कौन देता है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, ये बार और प्रति वर्ष वीर बाला तीलू रोतेली के जन्म दिवस पर 8 अगस्त को दिया जाने वाला तीलू रोतेली 13 जिलों से विभिन्न क्षेत्रों में तीन तीन महिलाओं को, ठीक है, आवेदन के लिए मिले हो, और इसकी कमेटी 13 का चयन की, यानी कि हर जिले से एक आएगा। ये बात तो, एक तो ये बात है, अभी ये कितने को मिलेगा, कितने, ये तो नहीं पूछा जाता है, बट तीलू रुतेली अपने आप में एक ऐसी सेलिब्रिटी है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है उत्तराखंड के इतिहास में, जिसे पढ़ना और जानना जरूरी हो जाता है। एक टर्म इसमें आती है महिला एवं बाल विकास। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास की जो स्थापना थी इस मंत्रालय की 1975 में हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तीलू रुतेली के मैंने अलग से पीडीएफ बनाई है, अच्छा किया है, उसमें मैं उससे पढ़ाऊंगा। उससे पहले लेकिन हम जानते हैं कि इस बार हाथी गणना में सैटेलाइट और इमेजिनरी व ड्रोन का उपयोग होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ क्या है कि आपने देखा होगा कॉर्बेट में और राजाजी में काफी, या नंदौर में काफी एलिफेंट देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रेंड बेसिकली देखने में आ रहा है कि जो आयोग के द्वारा सवाल है वो बेसिकली 3-4 साल पीछे जाके भी पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे भी हम क्या करें, देखते हुए चलें। ठीक है, तो अब क्या है कि देखो, सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड में बात करें, देखो दोस्तों, आप किताब कितना भी पढ़ लें, कितनी चीजें पढ़ेंगे किताब में, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको वहां से नहीं मिल पाएगी, और इतना लेमन टर्म है। और मैं कोशिश करता हूँ कि क्रम में चीजें हों, या क्रम में भी अगर नहीं है तो मैं उसे बता देता हूँ कि ये क्रम यहाँ से टूटा है और इसको हम अलग से फिर जान लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें उत्तराखंड में, सबसे पहली गणना हमारी 2007 में हुई, ये, उसके बाद 2012, 15, 17 और 2020, यानी लास्ट गणना हमारी कब हुई? 2026 के अंतर्गत, सॉरी 2020 के अंतर्गत हुई। और हमारे यहाँ हाथियों की संख्या कितनी थी उस समय? 2026। देखो, 2020 और 2026, ये डेटा ऐसा डेटा है कि आपको याद करने में काफी सरलता हो सकती है अगर देखा जाए ना। इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं हो सकती है कि याद ना रहे, आराम से याद किया जा सकता है। 2020 में हुई, और 2026 में क्या होगी अब? 2026 नंबर ऑफ एलिफेंट। ठीक है, इतने हमारे यहाँ लास्ट थे। अब चूंकि 2025 में ये कहा गया है कि ड्रोन की भी गणना होगी, क्योंकि जब गणना होती है दोस्तों तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हाथी बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उस गणना में उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस जो भी मैकेनिज्म एंटी ये
सरकार के द्वारा या वन विभाग के द्वारा जो भी टेक्निक यूज की जाएगी उसमें इस बार ड्रोन और सैटेलाइट से भी देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हाथी है जो अपने निवास से बाहर नहीं आते हैं या वहीं पर रहते हैं, तो उनकी संख्या को भी इंक्लूड किया जाएगा। और 2025 में क्या है, ये गणना चल रही है। अब रिपोर्ट 2026 में आए या 25 में ही आ जाए, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है 4 बार गणना हुई है और 2020 में लास्ट हुई थी। कई बार हम गूगल भी करते हैं कि कितनी संख्या है, तो हमें लेटेस्ट न्यूज कोई दिखाता है नहीं। तो लास्ट गणना 2000 कब की है, 20 की है, और 2026 संख्या है। अगर नेक्स्ट सवाल की थोड़ा पीडीएफ थोड़ी आड़ी मतलब सेंटर में नहीं आई, बट फिर भी अब आयुष्मान योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि सरकार का क्या है कि आपने देखा होगा कि आप देखते होंगे कि आयुष्मान योजना को जो सरकार इंप्लीमेंट करने के लिए देख रहे हैं, तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हैं। तो सरकार का कहना यह है कि अब आयुष्मान योजना को हम किसके थ्रू चलाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के, यानी हम इंश्योरेंस कराएंगे। और अगर वो रिस्क होगा, जैसे एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति ने क्या करा है कि आयुष्मान के थ्रू कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, और ये वाई व्यक्ति है, ये क्या है, बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी। और यहाँ क्या है, सरकार है, यहाँ क्या है, सरकार है। अब क्या करेगी सरकार, इस एक्स के बिहाफ पे वाई को क्या करेगी, एक बीमा किस्त देगी, बीमा किस्त देगी। ठीक है, बीमा किस्त देगी। यदि एक्स व्यक्ति, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम साल 2 साल 3 साल तक भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो बीमा कंपनी क्या करेगी, उससे वो अर्निंग होती रहेगी। बट अगर यहाँ पर आपका हॉस्पिटलाइज होता है या फिर वो खर्च आता है, तो अगर इस बीच आ जाता है, एक्स व्यक्ति हॉस्पिटल चला जाता है, तो वो खर्च जो है, एक्स व्यक्ति का जो खर्च है, उसे कौन वहन करेगी, यह बीमा कंपनी करेगी। और इस एक्स व्यक्ति कौन है, हमारा उत्तराखंड का निवासी, यानी इसके बिहाफ पे क्या करेगी ये, अब इसे सरकार, इसे बीमा किस्त पे करेगी, इसे पैसा पे करेगी। और अब जो हॉस्पिटल का खर्च है वो कौन वहन करेगा, यानी ये बीमा कंपनी करेगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसको समझने के लिए आप एक चीज और समझें कि आयुष्मान योजना के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं। ध्यान रखना, आयुष्मान योजना की जो शुरुआत है वो 23 सितंबर 2018 में की गई थी। ठीक है, इसके अनुसार प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है कभी भी सवाल, प्रति परिवार 5 लाख तक, 5 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा, इलाज की सुविधा, ठीक है, सुविधा सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, 23 सितंबर 2028 से शुरुआत होती है। प्रति परिवार 5 लाख, प्रति परिवार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही अगर आप देखें कि क्या इससे पहले कोई हमारे यहाँ योजना इस तरीके की लागू थी, तो यस, जब, हाँ एक चीज और, आयुष्मान योजना को, आयुष्मान योजना ही पीएम जन आरोग्य योजना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार आप पीएम जन आरोग्य योजना पढ़ते होंगे या आयुष्मान योजना पढ़ते होंगे, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इससे पहले एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी, बीमा योजना। ये कब की थी, ये चली थी 2007 में। ठीक है, और इसी के अंतर्गत क्या था, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, एनएचपीएस। ठीक है, इसी एनएचपीएस को बेसिकली आयुष्मान योजना नया नाम दिया गया। अब इसमें चेंजेस क्या किए गए, इसे हम अगर थोड़ा सा देखें तो चेंजेस इसमें ये किए गए बेसिकली कि अब इस योजना के अंतर्गत, इस योजना में क्या था बेसिकली, पहले बीपीएल परिवारों को, बीपीएल परिवार को
यहां भी प्रति व्यक्ति नहीं हो रहा है, परिवार की बात हो रही है। बीपीएल परिवार को 30,000 तक, 30,000 तक फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट या फिर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती थी। बट हुआ क्या, सरकार को लगा कि हमें क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा बेहतर करने के लिए, साथ ही जो गरीब तबके का लोग है या अन्य जो भी मिडिल क्लास है, तो उसमें क्या है कि उन्हें हम क्या दें, एक ऐसी योजना दें, अम्ब्रेला ऐसी योजना दें जिससे कि क्या कर सके, वो अपना हॉस्पिटल का खर्च जो है वो कम कर सके। साथ ही सरकार के द्वारा 5 लाख प्रति परिवार तक का एक बेनिफिट दिया गया, एक योजना को चलाया गया, और जिसके थ्रू क्या है कि आयुष्मान योजना को लाया गया। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि कई बार ऐसा करते हैं कि नहीं जी यही अब पहली बार है, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, बट वो बीपीएल के लिए थी। ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, यानी सभी के लिए है। सभी में सरकारी विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो नहीं आते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा गोल्डन कार्ड, गोल्डन कार्ड, ये ध्यान रखना है आपको, उनके द्वारा क्या चलाया जाता है, गोल्डन कार्ड। तो नॉर्मल जो व्यक्ति है यानी सामान्य जो व्यक्ति है उसका आयुष्मान कार्ड बनता है, और यदि कोई सरकारी सेवा में कार्यरत है तो उसका गोल्डन कार्ड बनता है। गोल्डन कार्ड में फायदा ये है सरकारी उसमें कि वहां पे जो हॉस्पिटल के खर्च की जो सीमा है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि उसका सरकार को पैसा भी पे करता है सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी से, एक बात। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, बट यहाँ पर सरकार के द्वारा 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। एक चीज मैं हाथी वाले चैप्टर में बताना आपको नहीं रहा, ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी पूछे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, ध्यान रखना है ये 1992 का है। और फिनलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। हालांकि आउटडेटेड सवाल हो चुका है, बट फिर भी आप व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, फिनलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो ये हमने चीजें देखी। अब हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था तिलु रोतेली के बारे में बेसिकली जान लेते हैं। कि मैंने कोशिश की एक छोटी सी स्लाइड बनाने की, ये चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। तिलु रोतेली, इसके बारे में हम थोड़ी सी चीजें आपको जान लेते हैं कि क्या तिलु रोतेली है। देखो, सामान्य जानकारी 8 अगस्त, और हमने देखा भी कि 8 अगस्त को क्या है कि इनके जन्म दिवस पर 8 अगस्त 1661 को चौंदाकोट क्षेत्र बीरोखाल के थोकदार भूप सिंह, इनके पिताजी का नाम भूप सिंह रावत था, और उन्हें क्या था कि थोकदार नियुक्त किया गया था पूर्वी गढ़वाल में, और इनकी माता का नाम क्या था, मैना रानी। उपनाम अगर हम देखें तो गढ़वाल की जोन ऑफ आर्क भी इन्हें कहा जाता है, और गढ़वाल की झांसी की रानी भी इन्हें कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु में ये 7 युद्ध लड़ने वाली पहली महिला योद्धा थी, जिसमें एक युद्ध आप ध्यान रखना, तामाढोड़ का युद्ध, ठीक है। वैसे तो 7 युद्ध लड़े थे, तामाढोड़ का युद्ध, तो ये ध्यान रखना तिलु रोतेली के द्वारा। इनकी सहेली का नाम बेलू और देवली था, घोड़ी का नाम बिंदुली था। और जब ये 7 युद्ध लड़ने के बाद इनकी डेथ कैसे हुई, बेसिकली आप ध्यान रखना कि ये क्या था कि युद्ध लड़ने के बाद वहां पर आपकी पूर्वी नयार नदी में क्या था कि ये नहा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या है था कि एक रामू रजवार नाम के व्यक्ति ने, रामू, अच्छा लिखा है मैंने, एक रामू रजवार नाम के शत्रु ने निहत्ती, उस समय हत्या इनकी कर दी गई थी 15 मई 1683 को। अब आप देख सकते हैं कि लगभग 23 साल तक ये जीवित रही, और उसी दौरान इनके द्वारा क्या हुआ कि युद्ध भी लड़े गए। बेसिकली इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब इनके भाई भगतू और प्रथवा या फिर इनके पिताजी वो शहीद हो जाते हैं युद्ध के अंतर्गत, तो उनका बदला लेने के लिए एक मन आता है कि मैं छोड़ देती हूँ सभी, और एक मन आता है कि नहीं मैं लड़ती हूँ। और फिर इन्होंने लड़ने का निर्णय किया जाता है, और वहां पर फिर ये साहसी और काफी अच्छे तरीके से लड़ाई इनके द्वारा लड़ी जाती है, और युद्ध में
उन्हें पराजय किया जाता है या हराया जाता है, और उसके बाद फिर इसलिए ही इनका नाम क्या है कि जोन ऑफ आर्क या गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। एक बात ठीक है। अब ये तो एक सामान्य जानकारी हुई अगर हम देखें वैसे, बट फिर भी एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोकदार के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि थोकदार बेसिकली क्या होता है। ध्यान रखना कि परमार शासकों के द्वारा थोकदार नियुक्त किए जाते थे, थोकदार नियुक्त किए जाते थे। और ध्यान रखना, थोकदार प्रधान, प्रधान कहते थे उस समय। प्रधान क्या होता था, गांव पर होता था, और इन गांव से क्या लेता था, प्रधान से ये टैक्स लेता था। ठीक है, टैक्स लेता था, और ये किसको देता था, फिर राजा को देता था। ये बात, यानी राजा और प्रधान के बीच की कड़ी को अगर हम देखें कौन था, वो थोकदार था। एक बात ध्यान रखना, थोकदार को बूढ़ा या बूढ़ा या श्याना भी कहा जाता था। ठीक है, बूढ़ा या श्याना भी कहा जाता था थोकदार को। बूढ़ा या श्याना, या फिर कामिन भी कहा जाता था। कमीन कहते थे या कामिन कहते थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ऐसा इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि नॉर्थ जो गढ़वाल था, नॉर्थ जो गढ़वाल था, उसमें से क्या कहा जाता था, श्याना कहा जाता था। और साउथ जो गढ़वाल था, साउथ गढ़वाल में से कामिन कहा जाता था। सॉरी, बीच में लाइट चली गई थी जिसके कारण क्लास इंटरप्ट हो गई थी। आपने देखा भी होगा, अंधेरा हो गया था। बट चलिए, आई थिंक हम बात यहाँ तक कर चुके थे कि थोकदार को क्या कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ गढ़वाल में, नॉर्थ गढ़वाल में क्या कहा जाता था, श्याना। और साउथ गढ़वाल में क्या कहा जाता था, कामिन। ठीक है, एक ये चीज है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो थोकदार था, कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थोकदार को वित्तीय अधिकारी, वित्तीय या राजस्व अधिकारी भी कहा जाता था, या राजस्व अधिकारी भी कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था। होता क्या था बेसिकली, इसे भी आप थोड़ा सा समझ लें। जैसे अगर हम बात करें कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर राजा है, यहां पर राजा है, और यहां पर इसने क्या कर दिया, थोकदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, यहां पर ये छोटे छोटे गांव हैं, और इन पर क्या है, प्रधान या प्रधान। तो प्रधान टैक्स किसे देते थे, थोकदार को, और थोकदार टैक्स किसे देते थे, राजा को। मतलब कलेक्शन का जो कार्य करते थे वो किसके द्वारा किया जाता था, बेसिकली आपका आपका किसके द्वारा किया जाता था, बेसिकली वो किया जाता था थोकदार के द्वारा। अब क्या थोकदार के द्वारा भी कोई टैक्स दिया जाता था, यस, इसके द्वारा क्या दिया जाता था, दस्तूर। इसके द्वारा क्या दिया जाता था, ध्यान रखना है आपको, दस्तूर। दस्तूर इसके द्वारा दिया जाता। थोकदार को भी एक टैक्स देना पड़ता था राजा को, उसे दस्तूर कहते थे। ये चीज आपको समझनी है। अब हम किसकी बात कर रहे थे, बेसिकली
आपकी तीलू रोतेली की बात कर रहे थे। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं बेसिकली, और मैंने आपको बताया कि प्रधान राजस्व कलेक्ट करता था और किसे देता था, थोकदार को या पटवारी को, और थोकदार किसे देता था, राजा को, और थोकदार के द्वारा भी एक विशेष प्रकार का टैक्स दिया जाता था जिसे क्या कहा जाता था, दस्तूर कहा जाता था। ठीक है। अब हम कुछ, ये तो सामान्य जानकारी वो हो गई जो हमें ट्रेडिशन के थ्रू जाननी होती है, बट हम इसे भी देख ले करंट न्यूज में क्या है। इनकी स्मृति में बीरो खाल में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। बीरो खाल में एक मूर्ति भी मिली थी, प्रतिमा भी मिली थी, जो कि वहां पर इस तरीके से ये स्टेचू के रूप में स्थापित की गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा तीलू रोतेली सम्मान, ठीक है, कब शुरुआत की गई, 2006 में। ठीक है। और विकलांग महिलाओं के हेतु तीलू रोतेली जो विशेष पेंशन योजना है वो 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई है। ये अच्छा सवाल कभी बना तो बन सकता है। अगर हम तीलू रोतेली जो सम्मान है वो अविस्मरणीय बहादुरी के लिए दिया जाता है, और पेंशन जो है वो 1 अप्रैल 2014 से शुरुआत की गई है तीलू रोतेली आपकी योजना की। ठीक है। तो ये चीज हमने बेसिकली यहाँ पर देखी। हम दो तीन चीजों को अगर रिकैप करते हैं, यहाँ पर हमने तीलू रुतेली के बारे में डिटेल एनालिसिस अभी कर लिया है। साथ में ही हमने प्रोजेक्ट हाथी के बारे में देखा, 2020 में 2026 हमारे यहाँ हाथी थे, और हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट भी देखा, 1992 का है। नेक्स्ट हमने आयुष्मान योजना के बारे में हमने बात करी, और इसके बारे में जो भी एक लेमन टर्म की जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। इसके बाद हमने तीलू रुतेली को एक स्लाइड के माध्यम से जाना, उसका ट्रेडिशन क्या था, और प्लस आपका उसका करंट न्यूज में तीलू रुतेली सम्मान 2006 का है, और वो कब का है, आपका पेंशन जो योजना है 1 अप्रैल 2014 की है। तो ये चीज हमारी बेसिकली रही। तो यही हम छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे ही कवर करते चलेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, हालांकि मैं वीडियो में नीचे अटैच कर दिया करूंगा, तो इस मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, आप इस पर कॉल कर, सॉरी व्हाट्सअप करें 9758676945। ठीक है। इस पे आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको ग्रुप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम का जो भी ग्रुप नियर फ्यूचर बनेगा उसके माध्यम से आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।